हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए होगा। बीकॉम पार्ट 2 के सीरीज में हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड अकाउंट शुरू किए हैं और इसके चैप्टर 1 को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जिसमें हम लोग शेयर से रिलेटेड जो उसका इशू है, फॉरफिटेड है, उससे संबंधित जो अकाउंटिंग हमको करना है उसके जर्नल एंट्री के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का यह क्लास उससे आगे के टॉपिक का होगा। आज के क्लास में हम लोग कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पहले उस टॉपिक को, उस क्लास को अच्छे से समझ लें ताकि ये क्लास आपको समझ में आ सके। चूँकि हर एक क्लास पिछले क्लास के आगे का होता है और उससे रिलेटेड होता है, तो आपको विधिवत आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं पढ़ते हैं या उसका नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप बीच से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले आप क्लास 1 को देख लीजिए, जो पहले हमने उस पर लिखा होगा 1 करके, उसको देख लीजिए। उसके बाद आप आगे का क्लास देखिए और फिर इसके बाद ये क्लास देखिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कैश बुक और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास के अंत में हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर जाएंगे, जिसको आपको, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं या आज तक जो पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होगा। तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास जब लेकर आएंगे तो उस क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप करेक्शन कर सके कि आप अच्छे से बना पाए हैं या नहीं बना पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं, आज के क्लास का टॉपिक हमारा कैश बुक और बैलेंस शीट होगा। तो उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में इस सारे तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, तो जर्नल एंट्री समझने के बाद हमको कैश बुक और बैलेंस शीट समझना है। जब आप प्रश्न सॉल्व करने जाइएगा तो उसमें दिया रहेगा कि आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ कैश बुक और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो उस परिस्थिति में हमको कैश बुक को अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट को देखना पड़ेगा और इसमें इसका जो प्रिपरेशन होगा हम कैसे करेंगे वो समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कैश बुक का फॉर्मेट रखा है, इसे हम लोग समझेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट को समझेंगे, इससे बैलेंस शीट रिलेटेड होता है, तो ये समझ लेना है ताकि कठिनाई नहीं हो। तो आइए हम देखते हैं इसके फॉर्मेट को। कैश बुक का जो फॉर्मेट हमने बोर्ड पे रखा है उसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री अच्छे तरह से समझ गए हैं चूँकि ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप जो जर्नल एंट्री देखे थे एप्लीकेशन का, तो उसमें हमने जो शेयर इशू करना है तो उस पर सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकेंड कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा। इस तरह से जो उसका हम कैश प्राप्त करते हैं तो उसी कैश जो हम प्राप्त करते हैं बैंक में उसी को हम यहाँ कैश बुक में डालेंगे। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास शेयर जब इशू करते हैं तो एप्लीकेशन प्राप्त होता है और उस एप्लीकेशन पे शेयर का कुछ अमाउंट प्राप्त होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन रखा है। उससे पहले इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये कैश बुक है, एक अकाउंट है। तो हम लोग जो भी अकाउंट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है, अर्थात उसका 2 पार्ट होता है, एक डीआर होता है और दूसरा सीआर होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डीआर और सीआर। डीआर सीआर का मतलब हम समझ रहे हैं, डीआर मतलब डेबिट और सीआर मतलब क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट हम समझते हैं। इधर डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा, डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा। ये समझ गए। एक तरफ डीआर साइड में डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, सीआर साइड में भी डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। ये डेट, जिस डेट को हमारा एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के लिए अमाउंट आता है, वो डेट यहाँ होगा। अलॉटमेंट जिस डेट के लिए आता है
इसका अमाउंट जिस डेट को आता है वो डेट डालेंगे, इस तरह से ये डेट होगा। अमाउंट आप समझ ही रहे हैं। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में हमने आपको पहले भी बताया है, जनरल एंट्री में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये समझते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पैसा आता है शेयर का, जो कुछ अंश, जो कुछ भाग है उसके अमाउंट का, वो हमारा सबसे पहला किस पे आता है, एप्लीकेशन पे आता है। जो परचेजर होता है, शेयर क्रय करने वाला होता है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन करता है और उस पर जो प्रश्न में दिया रहेगा कि 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, इस तरह से एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रहता है वो हमको रिसीव होता है। तो उसको हम डीआर साइड में डालेंगे। और डीआर साइड में डालने का क्या होगा तरीका, ये देखिए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस पे जो अमाउंट आएगा हम यहाँ डालेंगे। ये डॉट 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 आपका दिखाता है कि ये अमाउंट है। चूँकि ये फॉर्मेट हम लोग समझ रहे हैं तो यहाँ कोई अमाउंट हमने नहीं डाला है। जब आप प्रश्न में जाएंगे तो वहाँ अमाउंट आपको डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हम लोग समझे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ जो इसका अमाउंट होगा हम यहाँ डालेंगे। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ हम डाल देंगे। अलॉटमेंट के बाद फिर क्या होता है, फर्स्ट कॉल होता है। फर्स्ट एंड फाइनल हो सकता है एक ही बार, या सेकेंड कॉल, या सेकेंड एंड फाइनल, या फिर थर्ड कॉल के साथ फाइनल होता है। तो वो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि प्रश्न किस तरह से हमारे सामने आ रहा है। तो ये आपका अलॉटमेंट हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट हमारा रिसीव होगा जनरल एंट्री में, उस अमाउंट को हम यहाँ डालेंगे। फिर होगा टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। अगर हमारे पास एडवांस अमाउंट आता है जिसका एडजस्टमेंट हम बाद में करते हैं, तो उसको भी हम कैश बुक में इस तरह से दिखाएंगे, टू शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जो भी एडवांस हमको प्राप्त होता है उसका अमाउंट हम यहाँ डालते हैं। फिर लास्ट में आता है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि ये सेकेंड पे फाइनल नहीं हो, थर्ड पे भी फाइनल हो सकता है, फोर्थ पे भी फाइनल हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह से जितना इसका कॉल होगा उतना हम इसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये समझ गए, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लास्ट वाले में फाइनल लगा देना है, कुछ नहीं करना है। और उसका जो अमाउंट होगा हम यहाँ डालेंगे। अब क्या करना है, इसको टोटल करना है। ये जितने भी अमाउंट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे इसको, और जोड़ कर यहाँ लिखेंगे। और दोस्तों किसी भी अकाउंट का एक नियम होता है कि लास्ट में जब हम सम कर रहे हैं उसका, तो उसको जो ये ग्रांड टोटल हम लिखेंगे उसके नीचे डबल लाइन देना है। ये नहीं भूलिएगा आप लोग। ये कॉमर्स का एक टेक्निक है कि जहाँ भी हम टोटल का सम कर रहे हैं, जो भी हमारा अमाउंट है उस सबको अगर हम जोड़ कर एक जगह कर रहे हैं किसी भी अकाउंट में, तो नीचे डबल लाइन देना है। इससे पता चलता है कि यह प्रोसेस यहाँ एंड हो रहा है। तो यहाँ जो आएगा ये मेरा, अब इधर देख लीजिए, ये सीआर साइड का है, बाय बैलेंस सीडी यहाँ हमने लिखा। और ये अमाउंट कहाँ से आएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अकाउंट का डीआर और सीआर क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कैसे होगा, जब तक हम इस अमाउंट को यहाँ नहीं रखेंगे। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है। जो यहाँ अमाउंट आ रहा है वो यहाँ बाय बैलेंस सीडी करके हम यहाँ दिखाएंगे, और फिर इसका जो टोटल होगा हम यहाँ दिखाएंगे। तो ये मेरा डीआर का अमाउंट और सीआर का अमाउंट इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न का कैश बुक बना सकते हैं शेयर से रिलेटेड। अब एक चीज़ है यहाँ, जो ये बैलेंस सीडी है इसका उपयोग कहाँ होगा, तो यहाँ मैंने एक नोट्स डाला है, उसको आप देख सकते हैं। इस बैलेंसिंग फिगर को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कैश बुक के शेष, अर्थात बैलेंस सीडी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एट बैंक के रूप में दिखाया जाता है। तो ये एसेट साइड में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसको क्या करेंगे, एसेट साइड में हम इसको कैश एट बैंक के रूप में लिखेंगे। क्योंकि इतना जो है हमारे पास संपत्ति, इतना धन हमारे पास है जो कहाँ है, बैंक में है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी हम शेयर इशू करते हैं उस पर जितना भी हमारा जो कॉल का अमाउंट आता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। कैश चूँकि हम ट्रांजैक्शन करते नहीं हैं, सभी कस्टमर से जा जाकर वसूल नहीं कर सकते हैं, सभी शेयर होल्डर हमको डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको
बैंक में लेते हैं। और ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है, बैलेंस शीट, इसको हम लोग बैलेंस शीट के कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में कैसेट बैंक करके दिखाते हैं। तो ये मेरा रहा कैश बुक का फॉर्मेट। इसे अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो सके। इसके बाद एक हमारा बचता है बैलेंस शीट। तो ये हम लोग समझ गए, शेयर जब हम इशू करेंगे तो उसमें 3 जो है अकाउंट बनता है, जर्नल एंट्री, उसके बाद कैश बुक और बैलेंस शीट। ये मेरा 3 मेनली अकाउंट है। और भी बनाते हैं जैसे फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब भी अकाउंट अलग अलग बनता है। अगर प्रश्न में कहा जाए तो हम लोग वो भी बना सकते हैं, उसका भी फॉर्मेट देख लेंगे। लेकिन पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं कि बैलेंस शीट हम कैसे बना पाएंगे और उसका क्या तरीका होता है। दोस्तों, जर्नल एंट्री और कैश बुक समझने के बाद अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे कि शेयर इशू से जो रिलेटेड बैलेंस शीट है किसी कंपनी का, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट डाल रखा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट हम कैसे बना सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसमें कौन कौन से मद डालने होते हैं। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मेट को। सबसे पहले हमने लिखा है बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ डॉट 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 है, रिक्त स्थान है। तो ये रिक्त स्थान में आप उस फर्म का नाम डालिएगा जिस फर्म का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। जैसे फर्म का नाम है राम एंड सन्स लिमिटेड, ये अगर उसका नाम होता है तो हम यहाँ खाली जगह पे क्या डालेंगे, बैलेंस शीट ऑफ राम एंड सन्स लिमिटेड। इस तरह से अगर कुछ भी फर्म का नाम है तो यहाँ हम डाल के इसको पूरा करेंगे। नीचे हम लिखे हैं एज ऑन, ये भी डॉट 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 है, रिक्त स्थान है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ आप फिनेंशियल ईयर का जो एंडिंग डेट होगा वो डालेंगे। तो ये हर फर्म का अलग अलग हो सकता है, किसी फर्म का 31 दिसंबर हो सकता है, किसी फर्म का 31 मार्च हो सकता है। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में जो भी एंडिंग डेट होगा वो आप यहाँ डालेंगे एज ऑन 31 दिसंबर या 31 मार्च, इस तरह से आप डाल के इसको ईयर के साथ पूरा कर सकते हैं। अब आइए नीचे देखते हैं, इसे हम 2 पार्ट में बनाते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट होगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ देख रहे हैं आप कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट डालेंगे। दूसरा पार्ट होगा एसेट एंड प्रॉपर्टीज और यहाँ अमाउंट डालेंगे। इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड एसेट एंड प्रॉपर्टीज, और इसका ये अमाउंट का कॉलम होगा। तो ये हम इसका स्ट्रक्चर समझे, फॉर्मेट समझे। अब यहाँ देखिए इसमें कौन कौन से हम मद डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये पीछे का सारा लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो शेयर इशू कितना करते हैं वो फर्म के पास हिसाब किताब उसका रहता है। तो सबसे पहले मेरा ये जो हेड होगा वो होगा शेयर कैपिटल, ये देख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगा, तो हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। ऑथराइज्ड कैपिटल से संबंध ये है कि कोई भी फर्म जितने पूंजी के साथ अपना व्यापार शुरू करते हैं, अर्थात उस फर्म का जो रजिस्टर्ड कैपिटल होगा, उनके जो प्रविवरण होगा उस संस्था का, उसमें ये लिखा होगा कि वे व्यापार कितने से शुरू कर रहे हैं, तो वो होगा ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। जितना से फर्म व्यापार शुरू करता है वो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा या रजिस्टर्ड कैपिटल होगा। और ये जो कैपिटल होगा वो छोटे छोटे अंशों में बटा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और उस छोटे छोटे अंश का कुछ न कुछ मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर का प्राइस रेट बोलते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ डॉट 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 शेयर ऑफ RF डॉट 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 इच। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, यहाँ हम ये डालेंगे इस डॉट 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 वाले जगह पे, और इसका प्राइस क्या है वो हम यहाँ डालेंगे
इच मतलब एक शेयर का क्या प्राइस है वो डालेंगे और इसका जो भी वैल्यू होगा हम अमाउंट वाले कॉलम में डालेंगे और यहाँ डबल लाइन देंगे। डबल लाइन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये प्रोसेस यहाँ एंड होगा, इसका कैलकुलेशन नीचे हम नहीं करेंगे। तो ये हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि इस फर्म का ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है। उसके बाद होगा इशू कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या आएगा, तो इशूड कैपिटल जो फर्म मार्केट में रिलीज करता है शेयर कि इतना शेयर हम बेचेंगे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल। अर्थात जितने शेयर को मार्केट में बिकने के लिए रिलीज किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे। तो ये जितना शेयर इशू किया जाएगा एक शेयर के रेट से, इसको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है कि फर्म का जितने शेयर से, जितने कैपिटल से रजिस्ट्रेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी शेयर मार्केट में इशू किया जाए सेल के लिए। उसमें से कुछ भाग जो कंपनी है या जो फर्म है वो इशू कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग होगा। अगर एक ही होगा, जितना उसका रजिस्टर्ड कैपिटल है उतना इशू होता है, तो दोनों इक्विवेलेंट होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो, वो अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। कुछ रिजर्व शेयर फर्म रख सकती है, कंपनी रख सकती है, और कुछ हिस्से को इशू कर सकती है बिकने के लिए। तो ये समझ गए, जितना इशू किया जाएगा फर्म के द्वारा उसका हम यहाँ शेयर रखेंगे, एक शेयर का प्राइस रखेंगे और इसका हम यहाँ अमाउंट डालेंगे, फिर डबल लाइन से इसको यहाँ इंड करेंगे। उसके बाद नीचे हेड होगा सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है ये हम लोग पहले समझ लिए हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये हुआ कि फर्म के द्वारा जितने भी शेयर इशू किए गए थे उसको अगर क्रय जो करने वाला है, जो क्रेता है, उनके द्वारा जितना शेयर परचेज किया जाता है परचेजर के द्वारा, वो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अर्थात फर्म का जितना शेयर परचेजर परचेज करता है, शेयर होल्डर परचेज करता है, वही क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। ये याद रखना है। एक यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि फर्म के द्वारा जितना इशू किया गया है ज़रूरत नहीं है कि उतना ही सब्सक्राइब्ड हो, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसको यहाँ जितना सब्सक्राइब होगा शेयर, उसके एक शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ टोटल का अमाउंट लिखेंगे और डबल लाइन से क्रॉस करेंगे। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हेड का हुआ। नीचे है कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल क्या होगा, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि क्रय करने के बाद जो उस पर रेस्ट अमाउंट जो होता है, फर्म या कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर के पास कि आपको इतना रुपए फर्स्ट कॉल पे, इतना रुपए सेकेंड कॉल पे, इतना रुपए अलॉटमेंट पे चुकता करना है, तो वही होगा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। एक हेड में आएगा डॉट 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 शेयर ऑफ RS डॉट 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 इच। अर्थात जितना शेयर पे कॉल्ड अप एंड पेड अप होगा उतना शेयर यहाँ डालेंगे और इसका अमाउंट यहाँ डालेंगे। फुली कॉल्ड अप यहाँ इसका या यहाँ इसका अमाउंट लिखेंगे जो हमारा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल होगा। अब इसको यहाँ क्यों नहीं लिए हैं, यहाँ नहीं लिखने का एक वजह है कि हो सकता है कि आपको कॉल्स इन एरियर भी हो। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, तो कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट है जो मांग करने के बाद प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर उसे कहते हैं जो मांग करने के बाद शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो होता है कॉल्स इन एरियर। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। इसको हम इस अमाउंट से इसको माइनस करेंगे और यहाँ हम इसका वैल्यू इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में। इसको ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं है कि कॉल्स इन एरियर सभी क्वेश्चन में हो, कुछ ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर होगा। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो इस अमाउंट को हम डायरेक्ट इस अमाउंट वाले कॉलम में रखेंगे, यहाँ एडजस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक नीचे हमने डाल रखा है कॉल्स पेड इन एडवांस। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ शेयर होल्डर
बिना मांग किए हुए पैसे का चुकता कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस, अर्थात वो एडवांस पैसा हमारे पास आ गया है। तो इसका भी एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा हमको। यहाँ क्या करना पड़ेगा, नीचे इसी हेड में यहाँ लिखकर इसको हमको डाल देना पड़ेगा, ताकि जब हम इस पैसे का कॉल करेंगे तो वहाँ इसका एडजस्टमेंट कर सके। तो ये हुआ इस तरह का, इस तरफ का जो अमाउंट होगा ये और ये इसको ऐड करेंगे और यहाँ हम इसको लिखेंगे फिक्स एसेट। तो मेरा फिक्स एसेट यहाँ जो होगा, अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो डालेंगे, नहीं दिया हुआ है तो ये शेयर से रिलेटेड जो अमाउंट होगा वो फिक्स एसेट में नहीं जाएगा। तो यहाँ एक करेंट एसेट का हेड होगा, उसमें हम कैश एट बैंक करके इसको दिखा सकते हैं। और ये कैश एट बैंक, अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ आएगा, अर्थात ये और ये दोनों का जो मुंह है वो मिलना चाहिए। तो ये हुआ हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस तरह से हम शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो ये मेरा बैलेंस शीट हुआ। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में डाल सकते हैं। अगर नहीं डालिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं उसका नोट्सबुक बनाएं, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा जर्नल एंट्री हुआ, कैश बुक हुआ और बैलेंस शीट हुआ। कभी कभी अकाउंट्स भी बनाने पड़ जाते हैं, तो अकाउंट बनाना आप जानते हैं, आपको पहले से आप इंटर से ही अकाउंट बनाते आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कुछ प्रश्न वैसा सामने आएगा तो हम लोग अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। तो आज आपके सामने हम एक छोटा सा प्रश्न देकर जाएंगे ताकि आप उसको बनाने का प्रयास करें और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने बनाए हुए सॉल्व किए हुए पेपर को करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपके पोस्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी हम आपके सॉल्व किए गए क्वेश्चन को देख सकते हैं करेक्शन करके, फिर उसमें जो भी कमियां होगी आपको वहाँ उसका सुझाव दिया जा सकता है। तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है लेकिन वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़े और फेसबुक से जुड़े, वहाँ आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी कठिनाई होगी उसके लिए हम आपको खुलकर हेल्प करेंगे। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये एक प्रश्न देकर जा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में इसे नोट करके सॉल्व करिए। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इसे आप देख लीजिए। The authorized capital of Gaurav Limited is Rs 2 lakhs, which is divided in 20,000 equity shares of Rs 10 each. Out of these shares, 12,000 equity shares have been issued to the public payable as Rs 2 on application, Rs 4 on allotment, Rs 2 on first call, and Rs 2 on second and final call. Pass the necessary journal entries and prepare balance sheet in the books of company. All the amounts have been duly received. और आज का क्लास यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे हम, और जो भी कठिनाई होगा बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम आपके लिए रेगुलर इस सेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।